बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। आज तारीख़ 18 है और दिन है इतवार का। सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। चौथे दिन आप देखेंगे कि तरनौल के मकाम पर एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसका दावा तो ये है कि वो सवाबी के जलसे से बड़ा जलसा होगा। और जो मानसहरा के अंदर अभी हमने देखा, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उसके बाद ये दावा आ रहा है कि वो बहुत बड़ा जलसा होगा। लेकिन उस जलसे से पहले भी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है जिसको करने का फ़ैसला किया गया है, और इस क्रैकडाउन के लिए बाकायदा तौर पे लिस्टें तैयार हैं। पंजाब के हर शहर से लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और क्रैकडाउन होगा। और ये क्रैकडाउन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर होगा। यानी कि जो एक दफ़ा 144 हम सुना करते हैं, जिसके अंदर लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी गिरफ़्तारी अमल में आती है। तो ये जो ख़ास तौर पे एक दफ़ा 144 होगी हुकूमती सतह पे जो नाफिज होगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 या 4 से ज़ायद लोग जहाँ पर भी इकट्ठे खड़े देखे गए उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये इत्तलात हैं कि तकरीबन 24 से 48 घंटों के अंदर जो है गिरफ्तारियों का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुमकिना तौर पे 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा तरनौल के अंदर नहीं हो जाता। और मुमकिना तौर पे 22 अगस्त को भी ये गिरफ्तारियां अमल में आ सकती है। जब तक मुकम्मल तौर पे लोगों को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता, ये क्रैकडाउन बरकरार रहेगा। मुमकिना तौर पे ये भी मुमकिन है कि 22 अगस्त के बाद भी ये क्रैकडाउन जारी रहे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी कोशिश हो रही है वो कोशिश ये है कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को रोका जाए। हमें पता है कि एक डेडलॉक था इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान कि उन्हें वीकेंड की स्लॉट के ऊपर अपना जलसा मुनक्किद करना था और अपनी मर्ज़ी की तारीख़, मकाम और दिन के हिसाब से। मगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने उन्हें अपनी मर्ज़ी का दिन, तारीख़ और वक्त दे दिया है, जिसके ऊपर अब उन्हें जलसा करना है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इंतज़ामिया के दिए हुए मकाम और तारीख़ के ऊपर इत्तेफाक कर गई थी, मुत्तफ़िक़ थी, तो अब लोगों को मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का ये पैगाम है कि इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पे ये जो जलसा होने जा रहा है, इसको लोगों ने कामयाब करना है। हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत है, वो किसी तौर नहीं चाहती इस्लामाबाद के इस मकाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा कर सके। और सबको पता है कि पेशावर से तो काफ़िले आएंगे सो आएंगे, पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में कारकुन बाहर निकलेगा इस जलसे को अटेंड करने के लिए। इसलिए एक ख़ास सतह पर ख़ास शहरों की कुछ ख़ास नंबर्स की लिस्टें तैयार की गई हैं, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि अगर कोई शहर लाहौर से गिरफ़्तार होता है या शहर खारियाँ से गिरफ़्तार होता है या जहलम से गिरफ़्तार होता है, तो जिस भी शहर से आप गिरफ़्तार होंगे, वहाँ की मकामी जेल की बजाय जो दीगर जेलें होंगी, दीगर डिवीज़न्स की जेलें होंगी, वहाँ पर इन लोगों को रखा जाएगा। जहाँ से गिरफ़्तार होंगे जिस शहर से, उसकी मकामी जेल में इन लोगों को नहीं रखा जाएगा, जो इस वक्त प्लान सामने आया है। शाकिर अवान एक अच्छे रिपोर्टर हैं जो पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर की ख़बरों को कवर करते हैं और बहुत बारीकी से कवर करते हैं। उन्होंने एक बड़ी अहम लिस्ट शेयर की है, जिसके अंदर बाकायदा नंबर्स दिए गए हैं। और ये किसी एक इदारे की, पंजाब हुकूमत की तरफ से, उनकी ईमा पर एक इदारे की तरफ से ये रिपोर्ट बनाई गई है, और जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम शुरू कर दिया जाएगा 24 से 48 घंटे में। ये मेरे अल्फाज हैं, ये भी हो सकता है कि आज से ही ये अमल शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इस जलसे को रोकने की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपके साथ मैं उन शहरों को शेयर कर लेती हूँ और उन नंबर्स को शेयर कर लेती हूँ जिनके हवाले से ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पे बनाई गई है। इसमें लाहौर शहर का नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है, और किसी भी वक्त लाहौर से और या किसी भी शहर से ये गिरफ्तारियाँ होंगी। लाहौर शहर का जो सबसे बड़ा नंबर है वो 413 अफराद की लिस्ट बनाई गई है। इसमें रहनुमा भी शामिल हैं, इसमें सपोर्टर्स भी शामिल हैं, इसमें जो एक्टिव कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोग भी शामिल हैं। ओहदेदार कोई हो या फिर सिर्फ कारकुन हो, ये 413 का जो नंबर लाहौर शहर का बनाया इन्होंने, ये 413 अफराद यहाँ से उठाए जाएंगे। फैसलाबाद से नंबर है 515 का,
यहाँ से इतने लोग उठाए जाएंगे। रावलपिंडी से जो नंबर बना है वो 749, यानी कि 749 इतने लोग हैं जो रावलपिंडी से उठाए जाएंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद का बहुत कम फ़र्क है और रावलपिंडी से तरनौल के मकाम का भी बहुत कम फ़र्क है, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बड़े एक्टिव कारकुनान हैं रावलपिंडी के। गुजरावाला से जो लिस्ट बनी है वो 277 लोगों की है, और सियालकोट शहर से भी 320 बंदों की गिरफ्तारियों के लिए जो है एक लिस्ट तैयार की गई है। साहिवाल से भी लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, जिनमें 254 लोग साहिवाल से होंगे और शेखुपुरा जो कि 344 लोग होंगे। जेहलम का भी मैंने आपको बताया 170 लोग हैं जो जेहलम से उठाए जाएंगे, और गुजरात से 225 लोगों की एक फहरिस्त बनाई गई है। बहावलपुर से 300 लोग उठाए जाएंगे, मुल्तान से 378 का नंबर है, और खारियाँ जो है वहाँ से 80 लोगों का एक लिस्ट तैयार है, और डेरा गाजी खान से 244 लोग हैं। रहीम यार खान भी इसकी जद में आएगा, रहीम यार खान से 190 लोग हैं, मेलसी से 44 लोग हैं, मुजफ्फरगढ़ से 182 के करीब लोग हैं। इसके अलावा भी दीगर और भी शहर हैं जहां का ये नंबर बनाया गया है कि लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। जो बेसिकली मकसद है इन गिरफ्तारियों का, उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो जलसा तरनौल में करने जा रही है, इसमें एक तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और फैज़ हमीद के किरदार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ने तक, इन चीज़ों को जो है इस जलसे के अंदर बेनकाब किया जाएगा। वैसे तो पार्टी के जो लीडर हैं वो जगह जगह इस बारे में स्टेटमेंट्स अपनी दे रहे हैं, लेकिन जो जलसे का इम्पैक्ट होता है वो एक मुख्तलिफ नौइयत का होता है, जिसमें हर रहनुमा की एक डिटेल स्पीच आपको सुनने में मिलती है, जिससे आपके जहन में जो सवालात होते हैं वो ख़त्म होते हैं। दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ इसकी मजम्मत की जाएगी, बल्कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के किरदार को इमरान खान साहब और PTI से अलहदा करके भी बताया जाएगा। और जो दूसरी बड़ी वजह है, आपको याद है कि अभी चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी अपोजिशन की एक मीटिंग हुई जो कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ से कराई गई, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और अमूमी तौर पे एक पुल का किरदार वो हमेशा अदा करते रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ से ये जो मीटिंग एक करवाई गई पूरी ग्रैंड अपोजिशन की, इसे नहायत खुफिया रखा गया था। इसके एजेंडे के ऊपर किसी को नहीं बताया गया था, किसी मीडिया हाउस, किसी सहाफ़ी, किसी रिपोर्टर को इसके बारे में इल्म नहीं था। खुफिया तौर पे ये मीटिंग कराई गई। जो तासुर मिल भी रहा है वो ये है कि अपोजिशन की इस मीटिंग के बाद जो पहला और बहुत बड़ा जलसा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, जिसमें मुमकिना तौर पे अपनी जो मूवमेंट है या जो तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए शुरू होगी। तो इसमें एक एजेंडा दिया जाएगा। अब चूँकि हमें पता है कि वफाकी हुकूमत पहले बहुत परेशान है, जो पाकिस्तान के अंदर बहरान है वो सियासी तो है ही और वो मुआशी भी है, इकॉनमी का भी बहरान है। तो इस वक्त जो चचा और भतीजी की हुकूमत है वो ये मिल के तय कर रही है कि इस जलसे को रोकना है। अगर हम नहीं रोक पाते क्रैकडाउन के ज़रिए से भी, तो हमने इसकी रफ्तार को इतना स्लो कर देना है कि इसका इम्पैक्ट माइनस या ज़ीरो की शक्ल में लोगों के सामने या दुनिया के सामने जाए। इसीलिए पंजाब के तमाम शहरों से जितने भी एक्टिव लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी लिस्टें बनाई गई हैं। और जो मुझे नज़र आ रहा है मुमकिना तौर पे ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अपना प्लान बना चुकी होगी कि इन गिरफ्तारियों से या इस क्रैकडाउन से बचते हुए हमने किस तरह बाहिफाजत तरीके से तरनौल के मकाम पर पहुंचना है। हुकूमत का जितना भी जोर है वो हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त क्रैकडाउन के ऊपर है। 24/7 अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो वो ये है कि हमने अपने सियासी मुखालफिन और ख़ास तौर पे इमरान खान और PTI को कुचलने के लिए क्या क्या हरबा आज़माना है। हुकूमत का बयानिया या हुकूमत की पॉलिसी सिवाय इसके कि सियासी तौर पे इंतकाम लेकर इनको ज़ेर कर दिया जाए, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे सियासतदान और हमारी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इसके ऊपर है, मगर असल तवज्जो हमारी इकॉनमी के ऊपर होनी चाहिए, जिसके ऊपर हुकूमत किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई तरजीहात में इसको शामिल नहीं किया गया। उसकी सबसे बड़ी जो एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आई है वो एग्ज़ाम्पल ये है कि बहुत अरसे से एप्टमा के पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज साहब ये कह रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे लिए मुश्किल है कि ऐसी सूरत हाल में अपने कारखानों को या अपनी सनतों को चलाना। उसका नतीजा जो आज बरामद हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ पर जाबजा आपको छोटे बड़े कारखाने भी नज़र आते हैं, लूम्स भी नज़र आती हैं और वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी मिल्स भी नज़र आती हैं। और अमूमी तौर पे टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो फैसलाबाद के अंदर है।
ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا دھچکا ہے آج کی تاریخ میں وہ یہ ہے کہ فیصل آباد جو کہ ہمارا انڈسٹریل سٹی ہے، وہاں پر 100 کے قریب ٹیکسٹائل کی جو یونٹس ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہو گئے ہیں، جس میں جو سب سے بڑا یونٹ ہے وہ ستارہ انڈسٹریز کا ہے۔ ستارہ کے جو یونٹ ہے وہ ہمارے بچپن سے آنورڈ اب تک ہے، اور ستارہ بہترین کام کرتا ہے، بہترین ان کا فیبرک ہوتا ہے۔ آپ ستارہ کی کوئی بھی ایک پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ صرف ستارہ یونٹ کی بات نہیں ہے یا اس مل کی بات نہیں ہے، 100 ملز جو ہیں وہ اس وقت فیصل آباد سٹی کے اندر مکمل طور پہ بند ہو گئی ہیں، اور ان ٹیکسٹائل کے یونٹس کے بند ہونے کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ مزدور جن کا براہ راست تعلق فیصل آباد اور گرد و نواح سے ہے، 2 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ جو بچے کچے گنے چنے لوگ ابھی بھی ان سیکٹرز کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ ابھی 40% اپنی پیداوار کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 40% بھی وہ ہے کہ جو آرڈرز باہر سے آلریڈی کلیکٹ کر لیے گئے تھے دیگر بیرون ممالک سے، ان کو مکمل ہو جانے تک یہ صرف یونٹ کام کریں گے۔ جس طرح سے ہی وہ آرڈرز مکمل ہو کر بھیجے جائیں گے، ان یونٹس کو بھی بند کر دیا جائے گا، جس سے بے روزگاری کا نمبر اور بھی ایکسیڈ کرے گا، اور بھی بڑھ جائے گا۔ مگر حکومت اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی، حکومت کسی طور بھی اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دے رہی کہ ہم پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی سینئر اور ماہر لوگ اس پورے اکانومی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات کے بعد پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا مارجن تھا اور ہے کہ وہ باہر کی انڈسٹری کا جو رخ ہے وہ اپنے ملک کی طرف کرے، اور انہوں نے جو خلا چھوڑا بنگلہ دیش نے اس کو پر کرے۔ لیکن بدقسمتی سے نہ حکومت اس کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، نہ ہی جو متعلقہ وزارت ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اب جو 22 اگست کو جمعرات کے روز جلسہ ہونے جا رہا پی ٹی آئی کا، اس میں جو سیاسی قیدیوں کی بات کی جائے گی، اکانومی کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن سیاسی قیدیوں سے میں آپ کو یہ بتا دوں، ابھی سے کچھ دیر پہلے میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں پولیس خواتین کے حصار میں ان کو پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ قدم اٹھاتے ہوئے بھی وہ ایک تکلیف ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے جسم کا وزن بھی اٹھانے سے بہت زیادہ نحیف محسوس ہو رہی ہیں، ان سے چلنا مشکل ہے۔ حکومت کو، خاص طور پہ پنجاب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے کوئی بہتر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کسی نہ کسی سطح پر، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں۔ اگر وہ سیاسی کارکن یا سیاسی ورکر نہیں بھی ہیں تو وہ اس ملک کی ایک باعزت شہری ہیں جنہیں باعزت طریقے سے رہنے کا حق ہے، اور جمہوریت کے اندر باعزت رہنے کے ساتھ ساتھ پرامن احتجاج کا حق بھی جمہوریت دیتی ہے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ موجودہ جو پنجاب حکومت ہے خاص طور پہ وہ ایک جلاد کا کام کر رہی ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔